अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 10 बी। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम का चैप्टर है जिसमें हमने इक्विलिब्रियम रीड कर लिया था, उसकी डेफिनेशन की थी और इसके अलावा काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम की थी जिसके अंदर स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम था। ठीक है। अच्छा, अब आज जो है हम लोग पैरेलल फोर्सेस करने जा रहे हैं। पैरेलल फोर्सेस के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग रीड करके रखिएगा। जिन लोगों ने रीड कर लिया होगा उनको अभी जो लेक्चर बताऊंगी पढ़ाऊंगी वो बहुत इजी लगेगा, और जिन्होंने नहीं रीड किया है तो वो साथ साथ जो है वो अपनी अपनी बुक्स के अंदर भी देखते जाइएगा ताकि आप लोगों को ईजीली समझ आ जाए। पैरेलल फोर्सेस स्टार्ट करने से पहले मैं अगर पूछूं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ये दो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं एक दूसरे के। ये दो लाइंस अगर मैं बोलूं तो ये भी इस तरह से पैरेलल हैं, अगर मैं इस तरह बोलूं तो ये दोनों लाइंस भी आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल आप लोगों को समझ आता है कि पैरेलल है क्या। अब पैरेलल फोर्सेस क्या है, अब हम देखते हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एंड इफ देयर डायरेक्शंस आर पैरेलल दे आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। अगर किसी भी बॉडी पे फोर्सेस लग रही हैं, डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं, अगर वो फोर्सेस ऐसी हों कि दोनों दो फोर्सेस ऐसी हों कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? वो कौन सी फोर्सेस हैं? पैरेलल फोर्सेस हैं। अब वो पैरेलल फोर्सेस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही हो सकता है 3-4 भी हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन उसके लिए लाजमी क्या है कि वो पैरेलल होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक फोर्स जो है वो इस तरह से लग रही है और दूसरी फोर्स यूं है तो हम बोलें ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऐसा नहीं है। पैरेलल फोर्सेस कैसे होंगी? दोनों जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। अब दूसरी चीज आ जाती है डायरेक्शन की। क्या आ जाती है? डायरेक्शन की। अब एनी टू गिवन पैरेलल फोर्सेस मे बी लाइक और अनलाइक। दो पैरेलल फोर्सेस हमारे पास क्या हो सकती हैं? लाइक भी हो सकती हैं और अनलाइक भी हो सकती हैं। ठीक है, क्या हो सकती हैं? लाइक भी हो सकती हैं और अनलाइक भी हो सकती हैं। अब उसका आप लोग कैसे बता सकते हैं लाइक कौन सी होंगी और अनलाइक कौन सी होंगी? जाहिर सी बात है, लाइक का मतलब हो जाएगा कि जिनकी डायरेक्शन सेम होगी। अगर टू पैरेलल फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होगी तो हम बोलेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस हो गई। कौन सी फोर्सेस हो गई? लाइक पैरेलल फोर्सेस हो गई। ठीक है, डायरेक्शन सेम होगी तो हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। ठीक है, लाइक और फिर पैरेलल आप पूरा लिख लेंगे। डायरेक्शन सेम होगी तो लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। लाइक अगर एक की डायरेक्शन ऐसी है और दूसरी फोर्स की डायरेक्शन भी अपवर्ड ही है तो हमारे पास क्या हो जाएंगी? लाइक पैरेलल फोर्सेस हो जाएंगी। अच्छा, if two parallel forces have opposite direction they are called unlike parallel forces। अगर हमारे पास opposite direction हो जाएंगी, डायरेक्शन क्या हो जाए? अपोजिट हो जाए। ठीक है, अगर मैं बोलूं डायरेक्शन अपोजिट है तो कौन सी कहलाएंगी? अनलाइक कहलाएंगी। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी, यानी अगर एक की डायरेक्शन ऐसे है और दूसरी की डायरेक्शन ऐसे है, दोनों फोर्सेस में से अगर एक ही डायरेक्शन में होंगी तो लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी, और अगर दोनों अपोजिट होंगी तो हमारे पास क्या होंगी? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास रिजल्टेंट फाइंड आउट करने हैं हमें। पैरेलल फोर्सेस आपको समझ आ गया, इनके समझ आ गया लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। रिजल्टेंट क्या होता है? जब दो फोर्सेस को हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास उसका क्या रिजल्टेंट आता है? रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर टू लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, यानी कि इस तरह के दो फोर्सेस हैं। अब ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए इस तरह बना दिया, लेकिन आप लोग को अगर फोर्स अप्लाई हो रही है तो किसी ना किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है, तो आप लोग अपनी अपनी बुक के पेज नंबर 86 की फिगर 6.1 देखिएगा। फिगर 6.1 के अंदर फिगर बनी हुई है जिसके अंदर आप लोगों के पास एक बॉडी है और जिसके ऊपर दो लाइक फोर्सेस जो है वो अप्लाई हो रही हैं। लिखा हुआ है कंसीडर टू लाइक पैरेलल फोर्सेस F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट A एंड B एज शोन इन फिगर। सपोज R इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F2। अगर हमारे पास रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है टू लाइक पैरेलल फोर्सेस का, तो हम क्या करेंगे?
F1 और F2 को, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. इट मीन्स दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस इज अ फोर्स whose magnitude is equal to the sum of the magnitude of the two forces and the direction is same as either of the forces. यानी अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होगा, तो रिजल्टेंट कैसे निकल के आएगा. देखिए लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, ये एक बॉडी है जिसके ऊपर आप लोगों के पास इस पॉइंट्स पे दो पैरेलल फोर्सेस एक्ट करी, एक F1 है और एक हमारे पास F2 है. अगर मैं बोलूं कि आप लोग इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करें, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, R इज इक्वल टू F1 प्लस F2. रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों फोर्सेस जो हैं इन दोनों को ऐड करें, उसके सम के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, उन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा. तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया. अब आपको पता है कि ये फोर्सेस हैं, इनकी कोई ना कोई डायरेक्शन है, तो एक वेक्टर है. तो रिजल्टेंट का अगर मैं डायरेक्शन फाइंड आउट करूं तो मुझे क्या पता चलेगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी वही होगी जो इनकी डायरेक्शन है. ठीक है, इसमें कोई मसला. ये हम लोगों ने कर लिया लाइक पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना, कि किस तरह से हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, next one is resultant of two unlike parallel forces. Consider two unlike parallel forces F1 and F2 acting on a body A and B as shown in figure. देखें फिगर 6.2 देखिएगा, दो पैरेलल फोर्सेस हैं. ठीक है, पैरेलल फोर्सेस हैं, एक F1 है और दूसरी F2 है. अब हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. सपोज R इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F2. F1 इज ग्रेटर देन F2. हमारे पास रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और हमारे पास कौन सी फोर्स है, अनलाइक पैरेलल फोर्स है. अनलाइक पैरेलल फोर्स का क्या मतलब हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गई है. डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है. ठीक है, अच्छा अब ये ज़रूरी नहीं है हमारे पास कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो हमारे पास क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा. नहीं, कहीं पे भी ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो सकती है, जैसे यहाँ पे फिगर में देखें F1 बड़ी है F2 के मुकाबले में. ठीक है, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन क्या है, चेंज है. जैसे अगर मैं देखूँ तो ये F1 है और ये हमारे पास F2 है. अब मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. रिजल्टेंट क्या होगा, ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे. F1 क्या है, ग्रेटर है और F2 क्या है, कम है. सही है, स्मॉल है. तो हमने क्या किया, F1 में से F2 को माइनस कर दिया. तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा. इट मीन्स दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस इज ऑल्सो अ फोर्स whose magnitude is equal to the difference of the magnitude of the two forces and the direction is same as that of the greater force. लास्ट वाले में लाइक पैरेलल फोर्सेस में तो हमारे पास एक आसानी थी कि दोनों की डायरेक्शन सेम ही थी. तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमने क्या बोली, दोनों में से कोई सी भी डायरेक्शन ले लें, दोनों सेम है तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी वही आती. लेकिन जब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आ गई, अनलाइक में ये वाली फोर्स ज़्यादा है और ये वाली फोर्स कम है, तो मैग्नीट्यूड तो आप लोग ऐसे माइनस करके निकाल लेंगे. अब आपको जब डायरेक्शन पता करनी है तो डायरेक्शन क्या होगी, जो ग्रेटर फोर्स वाली डायरेक्शन होगी, यानी अपवर्ड डायरेक्शन जो है हमारे पास ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, F1 वाली डायरेक्शन आ जाएगी. यानी जो सी भी ग्रेटर फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन होगी. ठीक है क्लास, आ गया समझ में, इसमें कोई मसला. पैरेलल फोर्सेस इजी हैं. अब ज़रा मैं पहले ये बता दूं एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ाने से पहले कि आप लोगों को पैरेलल फोर्सेस के अंदर लिखना क्या है. सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे डेफिनेशन, जो कि पेज नंबर 85 पर लिखी हुई है, फर्स्ट टू लाइन्स. व्हेन अ नंबर ऑफ forces acts on a body and if their directions are parallel they are called parallel forces. ये डेफिनेशन हो गई है पैरेलल फोर्सेस की. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आप लोग को लिख भी देती हूँ साथ साथ, ताकि आप लोग को आसानी हो जाए कि आपको क्या क्या लिखना है. सबसे पहले तो आपने पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन लिख ली. ठीक है, नंबर 1 पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन लिख ली. अब आप लोगों ने काइंड्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस लिखा. ठीक है, कौन कौन सी हैं. नंबर 1 लाइक पैरेलल फोर्सेस और नंबर 2 अनलाइक. ठीक है,
और फोर्सेस एज इट इज लिखेंगे। सही है, ये लिख लिया। अब लाइक के बाद लाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन लिखेंगे और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन लिखेंगे। ये लिखने के बाद रिजल्टेंट वाला जो आप लोगों के पास लिखा हुआ है, रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस और रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस भी लिखना है। इसके अंदर आप लोगों को फिगर भी बनानी है, ठीक है। ये आप लोगों के पास एज इट इज लिखा जाएगा, इसके अंदर फिगर बनेगी। फिगर के नीचे जो लिखा हुआ होता है फिगर 6.1 और 6.2 करके, उसके बाद जो लिखा हुआ है वो नहीं लिखना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फिगर बनानी है इसमें से। और जहाँ पे भी यहाँ पर एज शोन इन फिगर करके आया हुआ होता है वो कट कर देनी है लाइन, बाकी सारा लिखना है आपको एज इट इज, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया पैरेलल फोर्सेस, उसकी काइंड्स और उसके रिजल्टेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास आगे हम लोग करने जा रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? अब देखिए हर बॉडी, जैसे अगर मैं गाड़ी को ले लूँ, गाड़ी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है, ठीक है। उसके लिए कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होता है, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस रोटेट नहीं कर रही है, ठीक है। वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस रोटेट नहीं कर रही है। जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो उसके लिए कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है। लेकिन कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जिसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसके क्या कहते हैं, जिसके अराउंड वो मूव कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ हमारे डोर की एग्जांपल लें हम। डोर क्या होता है? डोर के अंदर आप लोग देखेंगे, आप लोग को अपने अपने रूम्स के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं हिंजेस होते हैं जिसके साथ वो अटैच हुआ हुआ होता है, ठीक है। वो उसके एक्सेस होते हैं, यानी जो क्या बोलना चाहिए, साइड में जो लगे हुए होते हैं वो उसके एक्सेस है, ठीक है। जहाँ से है वो हिंजेस कहलाते हैं, वहाँ से वो अटैच हुआ हुआ होता है। अब अगर मैं डोर को मूव करती हूँ तो वो अपने ही एक्सिस के अराउंड मूव करता है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना नहीं स्टार्ट कर देता, तो ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सही है। Some bodies cannot move from place to place, but they can rotate about a fixed line or axis called its axis of rotation. वो बॉडीज जो कि किसी एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट या लाइन के अराउंड रोटेट कर रही होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। वो पॉइंट क्या कहलाता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। A force acting on such a body can only produce rotation. For example, when we apply a force on a door, it can rotate as it can move as a whole along a straight line. Thus, an axis about which a body is free to rotate is called axis of rotation. इन्होंने भी डोर की एग्जांपल दी कि डोर को आप फोर्स अप्लाई करें तो वो मूव करना नहीं शुरू कर देता कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, नहीं, वो अपने ही एक्सिस के अराउंड क्या करेगा? मूव करेगा। तो वो पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, एन एक्सिस अबाउट विच अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी आप लोग के पास एक एक्सिस जिसके अराउंड जो है वो कोई भी बॉडी फ्रीली मूव कर सकती है, रोटेट कर सकती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर आप लोग एन एक्सिस से करके जो लास्ट की दो लाइंस हैं उसके अंदर से डेफिनेशन लिख सकते हैं, एन एक्सिस अबाउट विच अ बॉडी इज फ्री टू रिमूव इज फ्री टू रोटेट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है क्लास। आज के लेक्चर के लिए इतना इनफ है। आप लोग ये वाला जितना काम है वो कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वाले में इंशाल्लाह हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।